गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में मैं एस.एन. शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्रिया से संबंधित पद परिचय, और क्रिया से संबंधित पद परिचय में जिन 5 बिंदुओं का हम परिचय देते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो जब हम क्रिया से संबंधित पद परिचय देते हैं तो कितने बिंदुओं की जानकारी देते हैं बेटा? 5 बिंदु। ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ लिया प्रकार, प्रकार के बाद आपने पढ़ा लिंग, लिंग के बाद आपने पढ़ा वचन, वचन के बाद हम अगली जो जानकारी देते हैं वो देते हैं काल, और अंतिम जो 5वें बिंदु की जानकारी देते हैं उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था वाक्य। ठीक है बेटा। तो जब हम क्रिया से संबंधित पद परिचय देते हैं तो कितने बिंदुओं की जानकारी देते हैं? मात्र 5 बिंदुओं की हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम क्रिया के भेद बताएंगे, चाहे आप कर्म के आधार पर बताओ, चाहे आप रचना के आधार पर बताओ, चाहे आप काल के आधार पर बताओ। काल के आधार पर बहुत कम महत्वपूर्ण है, रचना और कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनमें भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसके आधार पर कर सकते हो? कर्म के आधार पर आप अपनी जानकारी दे सकते हो। उसके बाद लिंग और वचन कॉमन चीज है, क्योंकि ये विकारी पद है इसलिए लिंग और चलेगा ही। उसके बाद आपको काल की जानकारी देनी है कि जो क्रिया है वो किस काल में घटित हो रही है उसको बताना है, और अंत में वाक्य बताना है कि उस क्रिया पर किसका प्रभाव है कर्ता, कर्म और भाव में से। उसी के आधार पर हम वाक्य की जानकारी देते हैं। ठीक है बेटा। आज हम क्रिया के पद परिचय के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे वाक्य आया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है। अब अपन कर रहे हैं किसका पद परिचय? पढ़ी गई। क्या है बेटा? क्रिया है। क्लियर? अब देखिए आप, तो पढ़ी गई लिखने का तरीका आपका वही रहेगा। मैं बीच की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा प्रश्न लिखता हो पाइए। तो वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ हमने सिर्फ क्रिया लिखी पढ़ी गई। जब भी आप आंसर देंगे कॉपी के अंदर, जो भी जिस पद का आप पद परिचय करोगे उसे क्या करोगे? रेखांकित शैलों में बंद करोगे। पढ़ी गई पद का पद परिचय। क्लियर? लिखने का तरीका आपका यही रहेगा। सिर्फ पढ़ी गई को अंडरलाइन कर दो, बाकी को और करने की आवश्यकता नहीं है, और कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, जैसा कि नंबर 1 बिंदु आपका क्या है? प्रकार। अब हमने कहा प्रकार जो है क्रिया के वो 3 आधारों पर होते हैं। ठीक है। नंबर 1 कर्म के आधार पर। तो सबसे पहले अपन जानकारी देंगे किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो यहाँ देखिए, पढ़ी गई क्रिया से पहले क्या आया है? पुस्तक। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। अर्थात पुस्तक क्या है? कर्म। जब किसी क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा? कर्म के आधार पर आपकी क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। अब हम कह रहे हैं ना, कर्म के आधार पर भी होती है, रचना के आधार पर भी होती है, और काल के आधार पर भी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमने लिख लिया है। इसके बाद अगर हम देना चाहें जानकारी तो भैया आप रचना के आधार पर दोगे। अब रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है आपको पता है? 6 प्रकार की हमने पढ़ी। सामान्य क्रिया हमने पढ़ी, संयुक्त क्रिया हमने पढ़ी, प्रेरणार्थ क्रिया हमने पढ़ी, पूर्वकालिक क्रिया हमने पढ़ी, सजातीय क्रिया हमने पढ़ी, और नामदान क्रिया हमने पढ़ी। अब यहाँ इन 6 में से कौन सी है वो आपको पहचान करनी है। देखो यहाँ पे पढ़ी, पढ़ी जो क्रिया है वो किससे बनी? पढ़ना क्रिया। ठीक है। और गई जो क्रिया है वो किससे बनी? जाना क्रिया से। पढ़ना और जाना दोनों ही क्या है? अलग अलग क्रियाएं हैं। तो 2 अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। क्लियर? अब आती है काल के आधार पर। अब काल के आधार पर जब आप बताओगे तो आपको अब काल बताना है। पढ़ी गई क्या आ रहा है? अंत में ई, और ई से किसका बोध हो रहा है? गुजरे हुए समय का, बीते हुए समय का। तो काल पे के आधार पर जो अपन क्रिया लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा भूतकालिक क्रिया। ठीक है। इसके बाद आप क्या लगाओगे? कॉमा। अब मैंने तो आपको ये तीनों लिख करके बता दी है। ठीक है। अगर आपकी समझ में तीनों आती है तो आप 3 लिख दीजिए, नहीं आती है तो आप सिर्फ
एक लिख करके अपना काम चला सकते हो, और यदि आपको दोनों आती है तो कर्म और रचना ये दोनों महत्वपूर्ण, तो ऑब्लिक लगा करके आप इन दोनों को दर्शा सकते हो। उसके बाद नंबर आता है आपका था लिंग। लिंग का अर्थ होता है जाति, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो पढ़ी गई जो क्रिया है वो किस जाति की है। तो पढ़ी गई अपन को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पढ़ी इसी का बोल रहा है, गई भी, इसलिए यहाँ जो जाति है वो कौन सी हो गई भैया, स्त्रीलिंग। तो लिंग हो गया आपका स्त्रीलिंग। अब आता है वचन, क्या कह रहे हैं, राम के द्वारा क्या पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, कितनी पुस्तक, एक पुस्तक, क्योंकि एक बार में कितनी पढ़ी, एक ही पढ़ेगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, एक वचन। क्लियर। उसके बाद बिंदु नंबर 4 आता है आपका काल। काल का आपको पता ही चलेगा क्योंकि आपने क्रिया लिख दी है यहाँ पे कौन सी, भूतकालिक। जब भूतकालिक क्रिया है तो उसका जो समय है वो क्या माना जाएगा बेटा, भूतकाल। तो ये हो गया आपका समय। अब आता है वाच्य। तो वाच्य की पहचान के लिए हमें ये देखना है कि कर्ता कारक है या नहीं। यदि कर्ता कारक है तो कर्तृवाच्य। तो यहाँ हमने क्या देखा, राम, क्रिया को करने वाला तो है लेकिन राम के बाद चिन्ह आ रहा है के द्वारा, और चिन्ह किसका है, ये करण कारक का, अर्थात यहाँ कर्ता कारक नहीं है। अब कर्ता नहीं है तो ये हो गया आपका या तो कर्मवाच्य या फिर ये होगा आपका भाववाच्य। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो अंतर है वो किसका है बेटा, कर्म का। किसका है, कर्म का। अब आपको यहाँ ये देखना है कर्म। यदि वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग है तो वो होगा आपका कर्मवाच्य, और यदि वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग नहीं है तो वो हो जाएगा आपका भाववाच्य। तो यहाँ पे कर्म आया पुस्तक, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, कर्मवाच्य। ये हो गया हमारा पढ़ी गई क्रिया का पद परिचय। अगला नेक्स्ट उदाहरण देखो बेटा, वाक्य आपका सीता के द्वारा नहीं दौड़ा गया। इसका पद परिचय करेंगे अपन, दौड़ा गया क्रिया का पद परिचय। तो लिखने का तरीका आपका वही रहेगा, दौड़ा गया क्रिया का पद परिचय। ठीक है बेटा, दौड़ा गया को रेखांकित करिए। सबसे पहला काम वही प्रकार, सबसे पहले लिखेंगे कर्म के आधार पर। क्या नहीं दौड़ा गया, पता ही नहीं चल रहा, क्या क्या हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब कर्म के आधार पर ये जो क्रिया है ये हो गई आपकी कौन सी, अकर्मक क्रिया। अब लिखेंगे अपन किसके आधार पे, रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर देखो आप, दौड़ना और गया अर्थात जाना, दो अलग अलग क्रियाओं से लेकर बनी हुई है। इसका मतलब रचना के आधार पर ये हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। फिर अपन क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब बताएंगे आप भैया काल के आधार पर, तो गया आ रहा है अंत में, इसका मतलब ये आपकी काल के आधार पर जो हो गई ये हो गई आपकी भूतकालिक क्रिया। अब कॉमा, उसके बाद अब बिंदु नंबर 2 पे आ जाएंगे। लिंग, ये सीता के द्वारा नहीं दौड़ा गए, दौड़ने वाले कौन है भैया, सीता। लेकिन यहाँ जब हम क्रिया को पढ़ते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। तो भाववाच्य जो होता है उसकी क्रिया और जो लिंग और जो वचन होता है वो फिक्स चलता है। देखो हमेशा भाववाच्य का वाक्य जो होता है वो किसमें माना जाता है बेटा, हमेशा पुल्लिंग। क्योंकि जब हम उस क्रिया को पढ़ते हैं तो किसका बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, और हमेशा ही किसमें आता है, आपके एक वचन में माना जाता है। ठीक है, अब काल की बात करें तो काल तो आपको पहले लिख लेना, आपके भूतकाल क्रिया, इसलिए काल में क्या लिख दोगे, भूतकाल। क्लियर। और वाच्य में आप पहले ही बता चुका आपको कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। क्यों है भाववाच्य, क्योंकि वाक्य में ना तो करता है, सीता कौन हो गया, करण कारक। ठीक है, और कर्म का प्रयोग हुआ ही वाक्य, जब कर्ता और कर्म दोनों ही नहीं होते उस स्थिति में हम उसे क्रिया का भाववाच्य कहते हैं। इस तरह ये हो गया हमारे भाववाच्य का पद परिचय। अब हम एक उदाहरण और देखेंगे, कर्तृवाच्य का होगा। ठीक है,
नेक्स्ट उदाहरण देखिए बेटा, विद्यार्थी पढ़कर विद्यालय गया। ठीक है, अब यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक पढ़कर का भी पद परिचय करेंगे, एक गया का भी हम पद परिचय करेंगे। ठीक है, देखिए पढ़कर पद का पद परिचय। ठीक है बेटा, पढ़कर पद का पद परिचय। तो सबसे पहले आपका काम है भैया प्रकार पता करो कि ये क्रिया का कौन सा भेद है। ठीक है, अब देखिए भैया कि कौन सा भेद है। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर, क्या पढ़कर पता नहीं चल रहा, अगर ये पर कहाँ गया उत्तर में आपको विद्यालय मिल सकता है, क्योंकि विद्यालय यहाँ गया क्रिया के कर्म के रूप में, क्योंकि गया के माध्यम से, जाने के माध्यम से किसको चाह रहा है, विद्यालय। यदि अपन बात किसकी करते गया क्रिया की, तो आप यहाँ भी क्या देखोगे कर्म की, क्योंकि गत्यार्थक जो क्रियाएं होती है वो हमेशा किसका बोध कराती है, अपन को किसका बोध कराती है, अकर्मक क्रिया का बोध कराती है। गति अर्थ वाली जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब अकर्मक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर गया क्रिया के माध्यम से कहाँ जाना चाहा, विद्यालय। विद्यालय क्या आ गया, कर्म। तो यहाँ क्रिया के साथ किसका प्रयोग हुआ, कर्म का, इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं, सकर्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन पढ़ने की बात करें तो यहाँ पढ़कर जो क्रिया हो गई वो हो गई आपकी अकर्मक, क्योंकि वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो गई किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। अब आपकी बात किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो क्या है, कर जुड़ के आया है, कर या करके हमें किसके साथ जुड़ के आता है, पूर्वकालिक। ठीक है, तो रचना के आधार पर कौन सी हो गई, पूर्वकालिक, क्योंकि विद्यार्थी ने पहले पढ़ने का काम किया फिर किया जाने का काम, तो दोनों में पहले कौन सा काम हुआ, पढ़कर। इस कारण से अपन क्या कह रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तत्काल की यदि बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया तो पहले भी समय में संपन्न कर दी है, तब तो कौन सी हो गई भैया, भूतकालिक क्रिया। ठीक, भूतकालिक क्रिया कॉमा लगाएंगे, लिंग और वचन की बात करेंगे तो पढ़कर किसका बोध करा रहा है, पुरुष जाति का, तो लिखेंगे अपन पुल्लिंग। वचन में एक वचन, काल की बात करें पहले कह दिया है भूतकाल, और क्या बचता है बेटा, वाच्य। अब यहाँ अपन को क्या देखना है, कर्ता। वाक्य में कर्ता है, विद्यार्थी को जाने का काम, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, विद्यार्थी। इसलिए ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, गया क्रिया का पद परिचय। अब आप गया क्रिया का जब पद परिचय करोगे, गया पद का पद परिचय, सबसे पहले वही पता करना है कौन सी क्रिया। तो जब हम कर्म के आधार पर यदि देखते हैं तो मैंने क्या कहा, गति अर्थ वाली क्रियाएं होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है, अकर्मक मानी जाती है। लेकिन यहाँ गया क्रिया के माध्यम से किसे कहा गया, विद्यालय को। विद्यालय किसके रूप में आया, कर्म के रूप में, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, सकर्म। ठीक है, और अकर्मक इसलिए कह रहे हैं गति अर्थ में, तो कोई सा भी लिख दो, सकर्मक या अकर्मक दोनों ही मान जाए। ठीक है, क्योंकि विद्यालय आने के कारण तो भी कर्म के साथ सकर्मक कहा, और गति अर्थ वाली जो क्रियाएं होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी अकर्मक मानी जाती है। रचना के आधार पर यदि हम देखेंगे तो गया सामान्य रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए अपन कहेंगे रचना के आधार पर सामान्य क्रिया। और यदि अगर अपन काल के आधार पर देखेंगे तो किसका बोध कराती है, भूतकाल का, इसलिए अपन क्या कहेंगे, भूतकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर वचन और लिंग को देखेंगे तो वचन की बात, लिंग की बात करें तो लिंग आपका क्या है, यहाँ भी पुल्लिंग, और वचन की बात करें तो वचन भी क्या है आपका, एक वचन। अब आती है बात किसी काल की, तो काल आपका वही है पुराना जो था, भूतकाल। और यदि अपन बात करें इसकी वाच्य की, तो वाच्य में करता है, क्योंकि जाने का काम किसने किया, विद्यार्थी ने, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य।
क्लियर? तो इस तरह से हम क्रिया से संबंधित पदों का पद परिचय करेंगे। अब मैं आपको 2 उदाहरण लिख रहा हूँ, उन उदाहरणों को आपको घर पर सॉल्व करना है और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उन उदाहरणों का सॉल्यूशन देखेंगे, उन्हें हम हल करेंगे। देखो बेटा उदाहरण, अब आप वाक्य नोट कीजिए। वाक्य नंबर 1, राधा ने गीता से गीत गवाया। ठीक है, तो यहाँ गवाया गया। वाक्य नंबर 2, रमेश ने क्रिकेट खेली। वाक्य नंबर 3, मदारी ने खेल खेला। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। गीता से नहीं लिखा गया। लिखा गया बेटा, यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा गया। ये 5 वाक्य लिखे, 5 वाक्यों में एक क्रिया है। इन क्रियाओं का आपको पद परिचय करना है और कल मैं आपको अगले वीडियो में इनको हल करके बताऊंगा। आप खुद करें, यदि आपको नहीं आता है कोई गलती हो तो आप कल वीडियो देख करके उसे सुधारें और अच्छी तरह से पद परिचय करने का प्रयास करें। धन्यवाद।